ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन। असल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस। आइए कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कैलकुलस क्या चीज़ है। तो बच्चों, न्यूटन ने इसकी इन्वेंशन करी। न्यूटन कौन था? आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन एक दिग्गज साइंटिस्ट था। तो न्यूटन ने इसकी इन्वेंशन करी, इसकी कैलकुलस की। ये कैलकुलस जो है ये बहुत बड़ा टूल है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिजिक्स से जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो अगर आप उसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलस आना ज़रूरी है। अगर आपको 2 साल की फिजिक्स को समझना है तो आपको कैलकुलस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, बहुत इन डेप्थ कैलकुलस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक लेवल पे भी उसके मैकेनिज्म या उसके फॉर्मूलेज वगैरह सीख लिए तो भी आपका काम चल जाएगा, 2 साल की फिजिक्स में काम चल जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, तो कैलकुलस में क्या क्या आता है? तो कैलकुलस में बच्चों आता है लिमिट्स, फिर कैलकुलस में आता है डेरिवेटिव्स, फिर कैलकुलस में आता है क्या? इंटीग्रेशन। 3 चीज़ें कैलकुलस में आती हैं। क्या क्या आता है? लिमिट्स आता है डेरिवेटिव्स आता है और इंटीग्रेशन आता है। लिमिट्स प्योरली मैथमेटिकल है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन पढ़ना है। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो आपको अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या आता है? लिमिट, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। अपने को क्या नहीं पढ़ना? लिमिट्स। क्या पढ़ना? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। भेजे में जा रहा है। अब डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस। आइए इसको समझते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में 2 टर्म्स दिए हुए हैं। क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। इसका डेफिनेशन रटाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? अरे जो फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। बात समझ आई? तो जो फिक्स होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। और जो वेरी करता है वो क्या होता है? वेरिएबल। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, 5 कोई नंबर है, क्या 5 का वैल्यू बदलेगा? नहीं बदलेगा। 5 तो कोई नंबर है ना, तो नंबर क्या है? कांस्टेंट होता है। बात समझ आई? लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x + y = 2, इसमें x और y का वैल्यू फिक्स होगा या वेरी कर सकता है? वेरी कर सकता है। इस वजह से x और y को क्या कहते हैं? वेरिएबल। बात समझ आई? ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसका वैल्यू है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू -2 है, 4 - 2 कितना आएगा? 2। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। या फिर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, तब भी कितना आएगा? 2। तो पहले केस में x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2, आंसर वही आया। दूसरे केस में x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, आंसर वही आया। इसका मतलब x और y का वैल्यू वेरी कर सकता है। इसीलिए आपको ये रटा देते हैं कि जो आपको अल्फाबेट दिखेगा वो क्या है? वेरिएबल। लेकिन ये गलत है। सही क्या है? जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता है वो क्या है? वेरिएबल। भेजे में गया। नाम से ही समझ आ रहा है, वेरिएबल मतलब जो क्या करे? वेरी करे, जो चेंज हो। भेजे में गया। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? कैलकुलस। क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। क्लास में सोने का नहीं है, आंसर चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं? लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। जोर से, डल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मेरे को। क्या क्या पढ़ते हैं उसके अंदर? बोलो। लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। क्या नहीं पढ़ना आपने को? लिमिट्स। फिजिक्स में हमको ये नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना हमको? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अभी तक कितनी चीजें पढ़ी? 2। क्या क्या क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स रहे, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू वेरी करेगा, उसको वेरिएबल कहते हैं। बहुत इजी। चलो भाई, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बात समझ आई? जो प्रॉब्लम कराऊंगा बस उसको सॉल्व करना है। ठीक है। चलो भैया आ जाओ। अब उसके बाद क्या है? फंक्शन। ये फंक्शन क्या चीज़ होती है इसको समझो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फंक्शन का डेफिनेशन वो मैथमेटिकल है। आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको मैथ्स के टीचर बताएंगे। आपको उस डेफिनेशन से लेना देना है जो आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन इज अ क्वांटिटी। बकवास बकवास बकवास। ठीक है, बकवास छोड़ दो। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम बोलेंगे पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अगर ऐसा है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, रेडियस का वैल्यू बदलूंगा, एरिया बदल जाएगा। रेडियस का वैल्यू 1 रखता हूं, एरिया क्या होगा बोलो, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू 2 रखता हूं, एरिया क्या होगा बोलो, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। रेडियस के वैल्यू 3 पे क्या होगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे रेडियस बदलेंगे वैसे वैसे एरिया बदलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है तो हम ये बोलेंगे मैथ्स की भाषा में कि एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। फंक्शन मतलब डिपेंड्स, फंक्शन मतलब डिपेंड। तो अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका फंक्शन है। भेजे में गया। जैसे पेड़ की ग्रोथ होती है, कोई झाड़ क्या होता है, उसको ग्रो करता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, जितना पानी डालेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो उसकी जो ग्रोथ है वो किसका फंक्शन है, वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई का क्या है, ग्रोथ क्या है, फंक्शन है। क्योंकि ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही है, वाटर सप्लाई। तो अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन है। फंक्शन है मतलब डिपेंड करता है। भेजे में गया। तो मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। मतलब इसका क्या, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। क्या मतलब, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी क्लियर है। अभी जब कोरोना आ गया था तो उस टाइम पे मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना। पहले तो इतना यूज़ होता नहीं था, सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते थे या कोई पेशेंट यूज़ करता था। लेकिन कोरोना के टाइम पे बहुत सारे मास्क यूज़ होने लगे। तो हम लोग ये बोलेंगे उस टाइम पे मास्क की डिमांड बढ़ गई। तो अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी सप्लाई भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, सप्लाई डिपेंड्स ऑन डिमांड, या फिर मैथ्स की भाषा में सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। 3 एग्जाम्पल भेजे में बैठा देता है क्या है फंक्शन। बात समझ आई। तो अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो ये उसका फंक्शन है। भेजे में गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सारी चीज़ें नोट्स में मैंने लिखी हुई हैं, वहाँ से आपको सब मिल जाएगी। इफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी द फर्स्ट क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ सेकंड क्वांटिटी। एरिया ऑफ सर्कल का एग्जांपल लिख दिया है, पेड़ में जितना पानी डालोगे उतना वो ग्रो करेगा। तो ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला पार्ट आपको आना ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल अगले चैप्टर में, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद बिल्कुल अगले चैप्टर में काइनेमेटिक्स में लगेगा ही। तो आपको आना ज़रूरी है ये। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस। क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ते हैं, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। बोलने का है, चुप मत बैठो। लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। क्या नहीं पढ़ना है इसमें, क्या मैथ्स में पढ़ना है लिमिट, बिल्कुल पढ़ना है। मैथ्स में लिमिट भी पढ़ना है, कंटिन्यूटी भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। लेकिन फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें पढ़नी, क्या, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स हो, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। उसके बाद क्या पढ़ा अभी, फंक्शन। क्या होता है फंक्शन, अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो ये इसका फंक्शन है। भेजे में गया। वेरी गुड। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। इसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है फाइनाइट चेंज और दूसरी चीज़ है इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। इनफाइनाइट नहीं, क्या, इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है बच्चों, फाइनाइट चेंज। तो सबसे पहली चीज़ है अपना क्या, फाइनाइट चेंज। ध्यान से सुनना। तो पहली चीज़ है फाइनाइट चेंज। दूसरी कौन सा चेंज है, इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपको। फाइनाइट चेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चेंज का मतलब क्या होता है वो समझो। जब भी आपको चेंज निकालना है, कोई भी चीज़ का चेंज निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या करना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसको कहते हैं चेंज। तो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस अभी है 100 रुपये, पिछले साल 50 रुपये था, तो कितना चेंज आया, कैसे निकाला तुमने, 100 में से 50 को माइनस कर दिया। यानी फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज। बात समझ आई। तुम्हारी एज फॉर एग्जाम्पल अभी 15 है, पिछले साल 14 थी, कितना चेंज आया, कैसे निकाले, फाइनल एज माइनस इनिशियल एज। किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो ये तो चेंज की कहानी हो गई कि चेंज ऐसे निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें चेंज दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक क्या होता है इनफाइनाइटेसिमल। ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट नहीं है वो क्या है इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज। क्या मतलब होता है बहुत छोटा चेंज। बहुत छोटा मतलब कितना छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा। अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या, ठीक है ना। चलो, तो फाइनाइट चेंज क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। उस स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ 2 सेंटीमीटर, मैंने उसको क्या कर दिया 12 सेंटीमीटर तक खींच दिया। बताओ कितना चेंज आया 2 सेंटीमीटर का। कैसे निकाले, फाइनल कितना है लेंथ 12, इनिशियल कितना है 10, तो 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर। बात समझ आई। तो चेंज कितना आया 2 सेंटीमीटर का, इतना चेंज आया। अब ध्यान से सुनना, ये 10 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर कंपैरेबल है। क्या ये चेंज बहुत छोटा है, नहीं 2 सेंटीमीटर तो काफी चेंज होता है। बात समझ आई। तो अगर इनिशियल वैल्यू से और जो आपका चेंज का वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू और चेंज वाला वैल्यू, वो अगर कंपैरेबल है, उनको अगर कंपेयर कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे क्या फाइनाइट चेंज। क्या बोलेंगे इसको फाइनाइट चेंज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अगर इनिशियल वैल्यू और चेंज का जो वैल्यू आया अगर वो कंपैरेबल है, एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या है वो, क्या है आपका फाइनाइट चेंज। क्या बोलेंगे फाइनाइट चेंज मतलब बड़ा चेंज। फाइनाइट चेंज मतलब बड़ा चेंज। इनफाइनाइटेसिमल चेंज मतलब बहुत छोटा चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू क्या है 100 है और एक वैल्यू क्या है आपके पास 99.999999 सो ऑन, ठीक है ना। ये है आपका फाइनल वैल्यू और ये आपका क्या है इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चेंज आएगा। चेंज आएगा, बताओ इसमें कितना चेंज आएगा, बताओ 0 पॉइंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0000000, कई सारे 0 फिर 1। ये चेंज बड़ा चेंज है कि बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, हाँ इनफाइनाइटेसिमल चेंज। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो जब थोड़ा बड़ा चेंज आएगा तो क्या बोलेंगे फाइनाइट चेंज। और फाइनाइट चेंज के लिए क्या लगाएंगे सिंबल डेल्टा, है ना। जैसे एज का या डिस्टेंस का मैं निकालना चाहता हूं तो डेल्टा एक्स लिख दूंगा। बात समझ आई। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज निकालूंगा ना तो क्या लगाऊंगा बताओ, डी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डी। भेजे में जा रहा है तुम लोग के, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। चलो मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब मुझे बताओ आप लोग चेंज निकाल के कैसे। मेरे पास बच्चों, मेरे पास अगर कोई ऐसी वैल्यूज लिखी हुई है, मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल 99 है, फाइनल वैल्यू मेरे पास 100 है। चेंज कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइटेसिमल आएगा, चेंज कैसे। अच्छा चेंज निकालो पहले, चेंज बताओ चेंज क्या आएगा बोलो। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 100 माइनस 99 कितना आया 1। ये कैसा है, ये क्या ये 0.0000 हमारा है, नहीं बहुत छोटा चेंज नहीं, चेंज है लेकिन बहुत छोटा चेंज नहीं है। तो क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। बात समझ आई। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल 99.999999 और फाइनल वैल्यू अपने पास है 100। अब जो चेंज आएगा वो बताओ क्या आएगा, 0.00001। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो चेंज होगा, जो भी आएगा, ये जो चेंज होगा वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइटेसिमल है, इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा चेंज है। तो इस वजह से इसमें क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। फर्क समझ आ रहा है। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, डी मतलब छोटा चेंज। कितना छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा। बात समझ आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने हाथ को ऐसे यहाँ पर घसता हूँ तो मेरा कुछ तो मास कम हुआ होगा ना, कुछ तो घसा होगा मैं, तो मेरे मास में कितनी कमी आई, फाइनाइट या इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल। ये होता है इनफाइनाइटेसिमल। बात समझ आई। जैसे और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप ग्रो करते रहते हो, हम लोग सब ग्रो करते हैं। तो बेसिकली जैसे आपकी एज अभी आपकी मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आज आपका बर्थडे, आज क्या तारीख है 10 तारीख है ना, हाँ 10 जुलाई को आपका बर्थडे मान लेते, ठीक है ना। तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी, ये 2023 का 10 जुलाई और 2024 का 10 जुलाई आएगा तो अचानक आप बड़े हो जाओगे, ऐसे होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे बड़े होगे आप, हाँ मतलब आप हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, हर मिनट नहीं, हर सेकंड चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। हर सेकंड में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हो रही होगी और वो एक साल में कुछ प्रोमिनेंट ग्रोथ हो जाती होगी। तो वो हर सेकंड में कितनी ग्रोथ होती होगी, फाइनाइट या इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल, वो है इनफाइनाइटेसिमल। समझ आ रहा, मतलब समझ आ रहा है। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब बहुत छोटा,
जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। हाँ समझ आई? आगे बहुत काम आएगा फिजिक्स में, ध्यान रखना ही, ठीक है ना। चलो भाई, तुम्हारे भेजे में गया, क्या क्या पढ़ा है मैंने अब तक, बताओ, बोलो। कैलकुलस, क्या होता है कैलकुलस? कैलकुलस में क्या क्या पढ़ते हैं? लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। क्या नहीं पढ़ना? क्या पढ़ना है? अब और उसके बाद डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। चुप नहीं बैठना है, बोलते रहो। चुप बैठोगे तो सो जाओगे तुम क्लास में, बोलते रहो। बोलो, क्या पढ़ना है अपने को? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर ये पीछे वाले नहीं बोलेंगे तो मैं खड़ा करवा दूंगा क्लास में, बोलने का क्लास में। नहीं बोलोगे तो सो जाओगे तुम, ठीक है ना। चलो भाई, बच्चों को एक्टिव रखना पड़ता है क्लास में। एक्टिव नहीं रहोगे तो तुम सो जाओगे, ठीक है ना। एक्टिव रहो क्लास में, ठीक है। बोलो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी आपको समझाया मैंने। अच्छा, और एक भी डेफिनेशन दूंगा मैं डिफरेंशिएशन का, लेकिन आगे जा करके, अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद क्या बताया? कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या? क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल? हाँ, जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू वेरी करेगा वो वेरिएबल। फंक्शन क्या होता है? जो अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो उसका फंक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आगे क्या पढ़ाया आपको मैंने? अभी क्या पढ़ाया? चेंज के बारे में पढ़ाया। कोई भी चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे निकालोगे आप चेंज। भेजे में गया, ठीक, क्लियर हो गया। दो टाइप के चेंज होते हैं, कौन कौन से? एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब बड़ा चेंज, इनफाइनाइट मतलब बहुत छोटा चेंज। कितना छोटा? जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या आगे? अब स्लोप ऑफ अ कर्व। स्लोप के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। ये आप लोगों को 10th साइंस से भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि स्लोप क्या है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन स्लोप ऑफ अ लाइन निकाला था हम लोगों ने। क्या निकाला था? स्लोप ऑफ अ लाइन। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को स्लोप ऑफ अ लाइन बताया था। अगर अपने पास कोई ऐसे एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? वाई एक्सिस। ये अपने पास कोई लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा यानी इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लिनेशन। याद रखना है, इस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। अगर इसका हम लोग tan थीटा निकालेंगे, tan निकालेंगे, इस थीटा का tan निकालेंगे, तो बच्चों उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो स्लोप एंगल से नहीं देखते हैं, स्लोप किससे देखते हैं? tan थीटा से देखते हैं। एक्चुअली स्लोप का मेजरमेंट वो है। स्लोप मतलब ढलान। स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान। लेकिन उसको मेजर कैसे करते हैं? tan थीटा से, एंगल की हेल्प से करते हैं। लेकिन tan थीटा उसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ये याद रखना। आप किसी बच्चे को, फॉर एग्जांपल पीछे का कोई बच्चा नया बैठा, उसको नहीं पता, मैं ये पता, तो उसको क्या करने का वो बताता हूँ मैं। उसको अभी कुछ फॉर्मूले याद रखने आज के सेशन के लिए। फॉर्मूले याद कर लो। क्या फॉर्मूले? सबसे पहले अगर अपने पास कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चों इसका जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आगे? इस अब स्लोप निकालने के बच्चों दो फॉर्मूले, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक है m इक्वल्स टू क्या? tan थीटा, और एक क्या है? m इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दो फॉर्मूले, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एंगल दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो व्हेन थीटा इज गिवन, ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन थीटा इज गिवन। ये का फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है ना। लाइन के दो आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें याद रखनी है कि अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप मतलब ढलान, तो स्ट्रेट लाइन की ढलान क्या होती है? कांस्टेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, लाइन का स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले। कौन कौन सा? एक है tan थीटा, दूसरा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा कब लगेगा? जब थीटा गिवन होगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कब लगेगा? जब पॉइंट्स गिवन होगा। भेजे में जा रहा है। चलो भाई, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद ये पहले कॉपी कर लो अपनी किताब में, कॉपी करो। पहले बताया था मैंने, क्या नहीं है वो भी कॉपी कर लो, काम आएगा अभी अपने को। ये थीटा क्या है पता है ना? थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। और वो कहाँ से मेजर होता है? विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। पॉज करो। लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, देखो मैथमेटिक्स की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है कर्व। क्या होता है? एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या होता है? कर्व। कोई भी टाइप का कर्व, ठीक है ना। चलो, तो मैथ्स की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती है। क्या? एक क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या होता है? कर्व। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं?
स्ट्रेट लाइन है ना ये, क्या ये कर्व है, क्या ये कर्व, ठीक है ना, सोने का नहीं क्लास में, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, कर्व है। अब जो कर्व होता है हम उसके स्लोप की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के स्लोप की तो पहली बात कर लिए, अब किसके स्लोप की बात कर रहे हैं, कर्व के स्लोप की बात कर रहे हैं। कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है, ठीक है ना, तो कर्व के स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्व का मतलब क्या होता है, आड़ी टेढ़ी लाइन। आसान भाषा में कर्व क्या है, आड़ी टेढ़ी लाइन। देखो ना टेढ़ी लाइन है ना ये, तो ये क्या है, कर्व है, उसको कर्व कहते हैं। अब जब हम लोग कर्व की बात करेंगे, स्लोप ऑफ अ कर्व की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। जैसे ये मेरे पास एक कर्व है, क्या ये मेरे पास एक कर्व है, अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक बनाता तो मैंने आपको बोला था ऐसे 2-3 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, है ना। हर पॉइंट से एक लाइन खींच करके चेक करो वो एंगल कितना बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये लाइन, ये पॉइंट से ये लाइन को खींचेंगे तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ में, थीटा, थीटा एंगल बनाएगा। ये पॉइंट को भी, ये पॉइंट से भी अगर स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो ये पॉइंट से भी लाइन खींचूंगा तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएगा, थीटा। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट करो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट ले लो। हर पॉइंट से क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। प्रोसीजर समझो, हर पॉइंट से क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट समझता है ना, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट बनाती है। बात समझ आई। इस टेंजेंट ने इसके साथ में एक्स एक्सिस साथ में ये वाला एंगल बनाया, इसको मैं θ1 बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, θ1। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, और ये क्या है, तीसरा पॉइंट। अब इस पॉइंट से क्या बनाएंगे, टेंजेंट। ये तो बना हुआ ही है टेंजेंट, टेंजेंट बना हुआ, ये बना हुआ है टेंजेंट वापस से, तो ये वाला टेंजेंट तो बना हुआ ही है। ये मुझे बताओ आप लोग कि इस पॉइंट से जो मैंने टेंजेंट बनाया उसके साथ में ये जो एंगल बना, ये θ2 बना फॉर एग्जांपल, तो θ1 और θ2 सेम है क्या, अलग अलग है, अलग अलग है। θ1 ये है, θ1 अगर ये है तो θ2 ये है, और θ3 पे क्या करेंगे बोलो, यहाँ से फिर से टेंजेंट बनाऊंगा मैं, तो ये क्या बनेगा, θ3। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक कर्व के अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रहा हूं मैं, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में एंगल सेम बना रहा है क्या, अलग अलग बना रहा है। तो अगर एंगल अलग है तो tan थीटा अलग है, और tan थीटा अगर अलग है तो स्लोप भी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि स्लोप निकालते कैसे हैं, tan थीटा से। कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर अपने पास एक कर्व है, उस कर्व के अलग अलग पॉइंट का जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में अलग अलग एंगल बना रहा है। अगर एंगल अलग है मतलब tan थीटा अलग है, और tan थीटा अलग है मतलब स्लोप अलग है। इसका मतलब एक कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है या अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। फर्क समझ आया। पहला फर्क हो गया स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे क्या होता है, हाँ, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट। बात समझ आई। तो जब हम लोग बच्चों कर्व की बात करेंगे तो कर्व में सबसे पहली चीज स्लोप क्या होता है, वेरिएबल होता है। स्लोप क्या होता है, वेरिएबल। जबकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता था, कांस्टेंट। बेजे में गया, वेरी गुड। अब सवाल उठता है कि सर वहां पर जो स्लोप के 2 फॉर्मूले थे, कब कौन सा लगाना था वो भी बताया था आपको मैंने। कौन से 2 फॉर्मूले थे, एक tan थीटा और एक डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। tan थीटा कब लगेगा, जब एंगल गिवन होगा। किसके साथ में एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल। बात समझ आई। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कब लगेगा, जब पॉइंट्स इकरा कब लगेगा, जब पॉइंट्स गिवन होगा। कर्व का स्लोप निकालने के भी 2 फॉर्मूले हैं। एक कौन सा, एक है tan थीटा। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाय dx। क्या फॉर्मूला होता है, dy बाय dx। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एंगल गिवन हो। जब एंगल गिवन होगा तब ये फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इक्वेशन गिवन हो। क्या गिवन हो, इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन हो, ठीक है ना। आप बोलेंगे अब इसका मतलब अभी आपको नहीं समझेगा, आगे के स्टेप्स में समझेगा जब मैं आऊँगा। अभी शायद आधे घंटे के अंदर समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो चलो याद करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, 2 ही चीज़ें हो सकती है ग्राफ में। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट। उसका स्लोप निकालने के 4 फॉर्मूले कि नहीं, 2 फॉर्मूले। कौन कौन से, tan थीटा और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। tan थीटा कब लगेगा,
जब एंगल गिवन होगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कब लगेगा? जब पॉइंट्स गिवन होगा। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सी दूसरी चीज पढ़ेंगे हम? कर्व। कोई भी आड़ी टेढ़ी लाइन को क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। बात समझ आई? ठीक। कर्व जो होता है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? हर पॉइंट पे स्लोप बदल जाता है उसका। बात समझ आई? ठीक। उसका स्लोप वेरिएबल होता है। और दूसरी बात, उसको स्लोप निकालने के फिर से दो फॉर्मूले। कौन कौन से? एक tan थीटा और एक dy बाई dx। tan थीटा कब लगेगा? जब एंगल गिवन होगा। और dy बाई dx कब लगेगा? जब इक्वेशन लगेगा। अब इसमें याद रखना, इसमें हर एक पॉइंट का स्लोप क्या है? अलग अलग है। तो आपको जो एंगल गिवन होना चाहिए ना, वो हर एक पॉइंट का एंगल गिवन होना चाहिए। मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, वो देखना पड़ेगा। अभी मतलब समझ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सबको समझ आ गया? ये अपनी बुक में लिखो फटाफट से। चलो अब अपने को क्या निकालना है बच्चों? स्लोप निकालना है इस सवाल में। ठीक है, स्लोप एट a, b एंड c, इसका अपने को स्लोप निकालना है। स्लोप कहाँ कहाँ निकालना है? अलग अलग पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? a पॉइंट पे, b पॉइंट पे और c पॉइंट पे। ठीक है ना? आपको एंगल किसका देखने का है? उस पॉइंट का जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना? तो थीटा क्या है बच्चों? इंक्लिनेशन। थीटा होता क्या है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय टीजीटी, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट टू द लाइन विथ किसके साथ में? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ आई? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। पहले ट्राई करेंगे आप। ठीक है, फटाफट से। चलो, गलती हो गई कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो उसको। चलो, अपने को क्या करना है? 3 पॉइंट्स पे स्लोप निकालना है। कौन कौन से पॉइंट पे? A, B और C। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना इसको? नहीं, क्या ये कर्व है ना? ये क्या है? कर्व है। कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है कि नहीं? नहीं, क्या होता है? वेरी करता है। हर पॉइंट पे क्या करेगा? वेरी करेगा। कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट का स्लोप? उस पॉइंट पे क्या बनाएंगे? टेंजेंट। और वो टेंजेंट को कहाँ ला करके इंटरसेक्ट करवाओ? हाँ, एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट करवा दो। और एंगल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना है? कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ध्यान रखना ही, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इंपॉर्टेंट है। अब ए पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना? ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट से क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट। टेंजेंट बना दिया, ये बन गया टेंजेंट। अब इसने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया? गलत, 60 नहीं बनाया। देखो एक्स, अब बोलोगे सर एक्स एक्सिस के साथ में 60 तो बनाया, लेकिन ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस देखना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल होगा वो, समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला सेंस देखा जाएगा। इस एंगल को देखेंगे। टोटल कितना होता है? 180। हाँ, 180 में से 60 निकालेंगे, 120। समझ आया? तो स्लोप ऑफ ए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? tan ऑफ 120 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 120 डिग्री, ये लिखेंगे आप उसमें। ठीक है ना? अब tan 120 डिग्री होती क्या बताओ? tan 90 प्लस 30 होगा। ये सॉल्व करना सिखाया था मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं बोलो? 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, है ना? 90 आया तो tan का क्या बनेगा? कॉट बनेगा। तो क्या होगा? ये cot 30। बात समझे? अब कॉट तुमको अगर याद नहीं है तो क्या लिखोगे उसको बताओ? माइनस cos 30 अपॉन sin 30, है ना? cos 30 कितना होता है बोलो जल्दी? √3/2। ये होता है √3/2 और sin 30 कितना होता है? 1/2। दोनों कैंसिल, क्या आएगा? -√3। ये इसका आंसर है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? ये अभी किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं अपने ओल्ड लेक्चर दूंगा, उससे आके बैठ के देखना, सीख जाओगे। पहले सिखाया है मैंने इन लोग को। ठीक है, चलो ये समझ आया? ठीक। बी का स्लोप बताओ कैसे निकालेंगे बोलो? बी का स्लोप अब ये चेक करो। हाँ, ये हटाओ उसको। अब चेक करो, ये बताओ मुझे तुम लोग कि बी वाले पॉइंट पे क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। बी वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? अरे बना ही नहीं रहा है, कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है। पैरेलल है ना वो, पैरेलल लाइन कोई भी एंगल नहीं बनाता, तो इसका थीटा कितना है? 0। तो क्या लिखूंगा मैं? tan 0। tan 0 क्या होता है? 0। तो बी वाली लाइन का स्लोप क्या है? 0। भेजे में गया। ठीक। सी वाले पॉइंट का यहाँ पर अपने को स्लोप निकालना है। इस कर्व का सी वाले पॉइंट पे क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। बना दिया टेंजेंट। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना बना रहा है? 45। तो स्लोप ऑफ सी बोलो क्या आएगा? tan 45। tan 45 कितना होता है? y। तो उसका स्लोप 1। बात समझ आई? क्लियर हो गया?
ए वाला जो आपका ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने का मैं ट्रिक भी बताता हूँ। क्या ट्रिक है समझो। आपको क्या करना पड़ा, ए वाले पॉइंट पे क्या बनाना पड़ा, टेंजेंट बनाना पड़ा। फिर आपने टेंजेंट देख करके क्या बोला, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो 120 का एंगल बना रहा है ना, लेकिन आपको ये एंगल तो गिवन था ना अंदर वाला। तो आप क्या करना, जब भी ऑप्टिक एंगल दिखे आपको तो आप क्या करो, स्लोप ऑफ ए माइनस tan 60 निकाल लो। tan 120 निकालने के बजाय क्या करो, अंदर वाला जो एंगल है ना उसका क्या करो, माइनस साइन लगाओ और क्या लिख दो, tan 60। और tan 60 कितना होता है बोलो, √3। एक लाइन में खत्म। बात समझ आई। तो ट्रिक क्या है, ऑप्टिक एंगल का निकालने के बजाय क्या करो, एक्यूट एंगल का निकाल लो और क्या लगा दो, माइनस लगा दो, सेम आंसर आएगा। बात समझ आई। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीखना है, साथ साथ में क्या सीखना है, उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में उसका अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता था, आपने उसके लिए 5 मिनट ले ले, आपने अपना पेपर बर्बाद कर लिया। बात समझ आई। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कम से कम टाइम में आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया, ये अभी बता दिया आपको मैंने कैसे क्या आएगा। ठीक है, सब हर स्लाइड पे पहले पेज पे क्या है, क्वेश्चन है, दूसरे पेज पे क्या है उसका प्रिंटेड सोल्यूशन। जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उस क्वेश्चन के नीचे मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन भी होगा जो शॉर्टकट से होगा। बात समझ रहे, दोनों टाइप के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, जो बेहतर लगेगा वो करना। और जैसे मैं जब आपको सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम का दूंगा तो वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से ला करके दूंगा, जो सबसे आसान तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस सवाल को। ठीक है, चलो भाई। अब बच्चों 2 टाइप के फंक्शंस पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आगे जाकर के ग्राफिकल सवाल में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो बढ़ते हैं, जो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन जो क्या होगा, वो जो कम होते हैं, जो जिनका वैल्यू कम होते जाता है। ये कैसे समझ आएगा, एरो यहाँ लगा होता है उसी से समझ आता है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पर मैं एरो लगा नहीं है, मैं लगा रहा हूँ एरो। यहाँ पर आपको 3 बातें सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भी मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 बातें आपको यहाँ पर सीखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है वो ये है बच्चों कि इसका थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है इसका स्लोप, है ना, जो उसका स्लोप है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। 3 बातें आपको यहाँ पर देखनी है। सबसे पहला क्या देखना है, एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरी चीज़ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तीसरी चीज़ स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है। भेजे में गया। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। क्या करने का, सेम वही तरीका। 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बना बना के चेक करो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। आइए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, 3 पॉइंट ले लिए, 1, 2 और 3। कौन सा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे आगे जाएगा, है ना। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ये बना टेंजेंट, इसमें एंगल बना ये, इसको बोलते हैं क्या, θ1। दूसरे पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ये बना टेंजेंट, इसमें ये एंगल बना θ2। तीसरे पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, अब बना θ3। एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है ना। पहले एंगल कैसा है, θ1, फिर क्या हुआ θ2, फिर क्या हुआ θ3। इमेजिन कर पाए, तो पहले एंगल ये है, बाद में एंगल ये है, फिर ये है। तो इसका क्या मतलब है, इस केस में थीटा बढ़ रहा है। और याद रखना tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। बात समझ आई। तो इसका ये मतलब हुआ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, स्लोप। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। बात समझ आई, थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो इस केस में स्लोप भी बढ़ रहा है। बात समझ आई, ऐसे लिखने का। स्लोप का मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड साथ साथ में चलते हैं। साथ साथ में चलते हैं मतलब क्या, थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, आगे जाके समझेगा ये कहाँ काम आने वाला है, काइनेमेटिक्स में समझेगा। अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, ठीक है ना। तो इस केस में थीटा क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। कौन से केस में, पहले केस में। पहले केस में क्या हो रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 बातें बस पता होनी चाहिए। दूसरा केस चेक करो,
तीसरे केस में मुझे बताओ, ये है मेरे पास 0.1, ये है मेरे पास 0.2 और ये है मेरे पास 0.3। अब मुझे बताओ थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ध्यान से सुनना। ये है पहला θ1, उसके बाद बताओ ये है, यहाँ से टेंजेंट बनाऊंगा, ये है मेरे पास क्या θ2, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, ऐसे टेंजेंट बनेगा। देखो ये हो गया मेरे पास क्या θ3। अब बताओ पहले ये θ1 था, फिर θ2 हुआ, फिर θ3 हुआ। एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। एंगल कम हुआ ना, पहले एंगल ये, फिर एंगल ये, फिर एंगल ये। इमेजिन कर पाए? तो इसमें थीटा क्या हो रहा है? सेकंड केस में घट रहा है। थीटा घट रहा है तो स्लोप भी घट रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? और स्लोप घट रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी घट रहा है, कम हो रहा है। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, बस ये आना चाहिए। भी आगे कहाँ अप्लाई होगा वो आप समझ जाएंगे। तीसरे केस में बताओ, ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में थीटा कांस्टेंट होता है या वेरी करता है? कांस्टेंट होता है। कैसे? हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। ये बना दिया टेंजेंट, ये बना थीटा, थीटा बनाइए, ये हो गया थीटा। अब बताओ दूसरे पॉइंट पे फिर से क्या बनाता हूँ? टेंजेंट। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट बना, अरे वही थीटा बना। तीसरे पॉइंट पे फिर से टेंजेंट बनाए, फिर से वही थीटा बना। मतलब थीटा क्या है? कांस्टेंट। तो तीसरे केस में थीटा क्या है? कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो स्लोप यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी क्या है? कांस्टेंट। ये तो आपको सिखाया था मैंने। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट होता है। समझ आया क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि हर पॉइंट का जो थीटा है, टेंजेंट बनाओगे ना, वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। भेजे में गया कुछ? चलो भाई, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे वेरी कराई मैंने। तो ये क्या करो आप लोग है ना, ये ग्राफ बनाओ अपनी बुक में और खुद से समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। मैं आसानी से ग्राफ बना के देता हूँ। पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है और तीसरा ग्राफ ये है। बना लोगे? अपनी बुक में कैसे बनाओ बता देता हूँ मैं। ऐसे बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ बताओ कैसा है? ये क्या है बोलो? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और दूसरा ग्राफ कैसा है? ऐसा है। तीसरा ग्राफ ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और तीसरा ग्राफ कैसा है? ऐसा है। ये ऐसा तीसरा ग्राफ। भेजे में गया? क्लियर हो गया? तीनों में क्या करना है आपको पता है ना? क्या करना है? अलग अलग पॉइंट्स लगाने और क्या चेक करना है? टेंजेंट बना के चेक करना है थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है। एरो लगा देता हूँ मैं। ये कौन से फंक्शंस है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो खुद से ट्राई करो और ये तीन चीज़ें लिख करके बताओ फटाफट से। अब कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। आइए डिक्रीजिंग फंक्शन पे बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में फिर से वही चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना है बताओ? बोलो। थीटा निकालना है, फिर बताओ स्लोप निकालना है, फिर क्या करना है? हाँ, तो इसका थीटा देखना है, फिर क्या देखना है? स्लोप देखना है, फिर क्या चेक करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो भी चेक करना है। बताओ क्या करेंगे इसका? बोलो। यहाँ पर कलर ये रहने दो उसको। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। ये ऐसे हैं। अब बताओ क्या होगा? बोलो क्या करेंगे? 3 पॉइंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पहला होगा क्योंकि कम हो रहा है ना। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट। 1, 2 और 3। बताओ क्या करेंगे? बोलो। टेंजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 पे टेंजेंट। कैसे बनेगा? टेंजेंट समझता है ना? इसको ही तो बोलते हैं टेंजेंट। नहीं बोलते इसको? टेंजेंट नहीं बोलते? हाँ, अरे टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मतलब जो उस पर्टिकुलर कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन जा रही है, उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया मेरे पास 0.1। ठीक, अब बताओ ये हो गया टेंजेंट, ये मेरे पास पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके साथ में एंगल कितना बना? थीटा। ये हो गया दूसरा टेंजेंट। अब बना θ2। ये बना तीसरा टेंजेंट। अब बना θ3। थीटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बताओ? पहले ये था θ1, फिर θ2, फिर θ3। एंगल बढ़ता जा रहा है। बात समझ आई? तो थीटा बढ़ रहा है। ठीक, थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। क्यों? डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते मतलब स्लोप बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड घटेगा। बात समझ आई? क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो याद ये रखना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड उल्टे चलते हैं। स्लोप बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड घटेगा। वेरी गुड। आइए इसको देखते हैं।
3 पॉइंट ले लो, 1 2 3, खुद डिसाइड करो बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैं सिर्फ टेंजेंट बनाता हूँ। ये बन गया, देखो ये हो गया थीटा 1, फिर ये बन गया, देखो ये क्या हो गया थीटा 2, फिर ये बन गया, देखो है ना, ये ऐसे बन गया थीटा 3, ऐसे बनना था थीटा 3। अब बोलो पहले थीटा 1 ये है, फिर थीटा 2 ये है, फिर थीटा 3 ये है, बताओ कम हो रहा है। पहले इतना तो ना ऑब्ट्यूज था, फिर धीरे धीरे करके 90 पे आ रहा है। वो बात समझ आई? मतलब थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप भी कम हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड उल्टे चलते हैं। वेरी गुड। इस केस में बताओ स्ट्रेट लाइन है, देखना ही नहीं, थीटा क्या रहेगा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो स्लोप भी क्या रहेगा कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा कांस्टेंट। खत्म। बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो बनाओ, समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो भाई ठीक है, बाकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, समझा दी हूँ मैंने क्या चीज़ है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को मैंने अब तक, बताओ क्या पढ़ा रहा हूँ आज मैं? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ लिया अब तक बताओ? क्या क्या पढ़ लिया हम लोग ने अब तक? पढ़ लिया हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? लिमिट और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ना है। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होता है। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है? बोलो, कुछ लिखो मत, सुनो, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो उसका क्या है? फंक्शन है। एग्जाम्पल दो फंक्शन का। अरे एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एटलीस्ट ये याद रखो, ठीक है ना। आगे जाके पता लगेगा। पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कई सारे फंक्शंस आएंगे। बात समझ आई? मतलब ये इस पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहता हूँ आपसे एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। आप समझे? ऐसे आगे जाके आएगा ये, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट पार्ट? डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन आपको समझाया मैंने। कर्व का स्लोप निकालना सिखाया। कर्व के स्लोप बेसिकली हर पॉइंट पे सेम होता है या वेरी करता है? वेरी करता है। हर पॉइंट पे वेरिएबल स्लोप होता है। उसको निकालने के दो फॉर्मूले, कौन कौन से? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर है। इसके बाद जो है टेन थीटा बेसिकली आपको कब लगेगा? जब थीटा गिवन होगा। डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कब लगेगा? जब इक्वेशन गिवन हो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं, क्या? डी वाई बाई डी एक्स कब लगेगा? जब इक्वेशन गिवन होगी। वो अब तक आया नहीं है, वो आगे आएगा। फिर आपको दो टाइप के फंक्शन पढ़ाए मैंने, कौन कौन सा? इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। उसमें तीन बातें निकालना सिखाई मैंने आपको। जब आपको मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा, आज ही दूंगा होमवर्क, जब आपको मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा उसमें आपको सवाल मिलेंगे, इसके स्लोप निकालो, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें काम आएगा ये सब, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हो गया, ये आपको समझा दिया मैंने। तीन बातें निकालनी, थीटा, स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड साथ साथ में चलते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड अपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना है। बस क्या करना है? हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और ये चेक करो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। इतना आसान हो जाएगा आपको आगे जाकर के ग्राफ सॉल्व करना, अगर आपको ये बेसिक चीजें आ गई तो। बात समझ आई? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये क्या है? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ये पूरे 2 साल काम आने वाली चीजें हैं। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई ये हो गया। सर ये स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट क्यों? वो सिर्फ कर्व के लिए, स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट ही है, वो सिर्फ कर्व के लिए। हाँ समझ आई? ऐसा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उसका स्लोप भी, थीटा भी कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और स्लोप भी कांस्टेंट है, ऐसा है, ठीक है ना। चलो आगे आगे क्या है? इसमें अपने को क्या करना है? वही चेक करना है जो आपको अभी बताया मैंने। क्या बताया? कॉमेंट और क्या करना है अपने को? स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी के लिए। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी के लिए। तो ए से बी तक में ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ए से बी, देख के बताओ। अरे ए से बी डिक्रीजिंग फंक्शन, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है वैल्यू, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। बी से सी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन और ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको क्या करना है? किस पे कमेंट करना है? स्लोप पर और स्लोप के मैग्नीट्यूड पर। ए से बी में, फिर क्या करना है? बी से सी में। चलो ट्राई करो, क्या करना है पता है ना। हर 2-3 पॉइंट कंसिडर करो और क्या बनाओ?
टेंजेंट बनाओ और क्या चेक करो, थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टार्ट। क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले ये थीटा है, ये थीटा है, फिर उसके बाद बताओ, पहले यहाँ से ऐसे था थीटा, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, बताओ पहले ये थीटा है, फिर ये थीटा है, फिर उसके बाद ये थीटा है, ऐसे भी जा रहा है। पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। बोलो, थीटा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? देखो वापस से देखो, वापस से। कौन सा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही है, पहले थीटा ये है, ये पॉइंट पे आओगे ये हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो थीटा पहले इतना था 120, 150, 107, 170, 180। थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसमें ए से बी में क्या हो रहा है? थीटा बढ़ रहा है। बात खत्म। थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, क्योंकि कर्व है और ये उल्टा चलता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बी से सी में बताओ क्या होगा? ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है यार, ये ज़ीरो है। उसके बाद बताओ ये एंगल बनेगा, अब उसके बाद फिर ये एंगल बनेगा, फिर पहले ज़ीरो एंगल, फिर थीटा 1, फिर थीटा 2। थीटा क्या हो रहा है देखो पहले, हाँ बढ़ रहा है। पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे था, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया बताओ? थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन। समझा? ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग, बी से सी में मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, दोनों का स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है ना। चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, अब समझिए इसको। अभी आपको समझाया था मैंने, डेल्टा का मतलब चेंज है ना, और डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। अगर मैं लिखता हूँ dy अपॉन डी एक्स, क्या मतलब होता है इसका? वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इसको बोलने का तरीका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x में थोड़ा चेंज करने पर y में कितना चेंज आया, इसको ये कहते हैं dy बाई डी एक्स। असल में dy बाई डी एक्स क्या चीज़ है? असल में dy बाई डी एक्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये है रेट ऑफ चेंज। जब भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रेट ऑफ चेंज आए, इसका मतलब होता है बदलने की रफ्तार। क्या होता है? बदलने की रफ्तार। तो इसका मतलब होता है y के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आई? मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये क्या होता है। ये है y के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू x। x कोऑर्डिनेट को थोड़ा चेंज करने पर y किस हिसाब से बदल रहा है, ये आपको कौन बताएगा? dy बाई डी एक्स बताएगा। बात समझ आई? अगर मैं इसकी जगह पर बच्चों ये लिखता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखता हूँ dy बाई डी एक्स की जगह पर dx बाई dt, मतलब बताओ उसका x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम में थोड़ा चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? और अगर मैं लिखता हूँ dy बाई डी जेड, मतलब क्या? y के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू z। बात समझ आई? आसान भाषा में y कितनी तेज़ी से या कितना धीरे धीरे बदल रहा है, ये कौन बताएगा? dy बाई डी एक्स। समझ आ रहा है? तो कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है, कितनी धीरे धीरे बदल रही है, कौन बताता है? डेरिवेटिव का ये टर्म बताता है। उसका फिजिकल मीनिंग यही है। बात समझ आई? जैसे कोई पर्सन फॉर एग्जांपल बीमार है, तो उसकी रिकवरी कितनी तेज़ी से हो रही है या कितनी धीरे धीरे हो रही है, कौन बताएगा? डेरिवेटिव बताएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या बताता है? डेरिवेटिव आपको बताता है कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हो रही है या कितनी धीरे धीरे हो रही है। आसान भाषा में स्पीड बताता है, बदलने की रफ्तार क्या है उसकी। भेजे में गया, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ के बदलने की रफ्तार वो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर बच्चों मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, क्या लिखता हूँ मैं? dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ dx बाई डी टी, तो बताओ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल dp बाई डी क्यू, मतलब क्या बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया।
अगर मैं लिखता हूं dp बाई dt, ये p मोमेंटम है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समझ आया? ये आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज क्या बताता है? बदलने की रफ्तार बताता है। क्या बताता है? बदलने की रफ्तार। कोई भी डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको थोड़ा चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर वाला टर्म या फिजिकल क्वांटिटी कितनी रफ्तार से बदलेगा, ये आपको उसका फिजिकल मीनिंग बताता है। किसका? डेरिवेटिव का। तो वही लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ लो, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो the ratio of small change in function y and the variable x is called the average rate of change of y with respect to x। आसान भाषा में बदलने की रफ्तार, बस ये याद रखना। dy by dx का मतलब क्या? y के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ से असल में स्टार्ट होते हैं हमारे फॉर्मूलेस। अब जो आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके फॉर्मूलेज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। उसके फॉर्मूलेज क्या हैं? तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक एक करके सब याद कर लेना। अभी अगर कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव अपने का निकालना है। कांस्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कोई कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, याद कर लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जब भी कांस्टेंट दिखेगा उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा होता 5x तब 0 नहीं होता। आप समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, तब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। भेजे में जा रहा है, तो पहला रूल तो आपको याद हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्यों ऐसा है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? बोलो, लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ, लॉजिक इसके पीछे ये है कि डी बाई डी एक्स क्या बताता है? बदलने की रफ्तार। क्या बताता है? बदलने की रफ्तार। कांस्टेंट क्या होता है? जो बदलता है या जो फिक्स होता है? जो फिक्स होता है। तो जो फिक्स होता है उसके बदलने की रफ्तार क्या होगी? 0। इस वजह से 0, सिंपल लॉजिक। बात समझ आई? इस वजह से 0। चलो ये भी समझ में आता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये समझ आया। इसके बाद बच्चों आपको 4 फंक्शंस याद रखने हैं। 4 फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको 4 फंक्शंस याद रखना है। कौन कौन से 4 फंक्शंस है वो? सबसे पहला जो आपका फंक्शन होता है अलजेब्राइक फंक्शन। ध्यान रखेंगे सब जो आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन होगा आपका वेरिएबल रेस टू कोई नंबर, नीचे वेरिएबल होगा, उसके पावर में क्या होगा? कोई नंबर होगा। दूसरा फंक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 4 फंक्शन आपको याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन, बाकी टेन थीटा, बाकी सब उसके रेशियोज वगैरह। तीसरा होता है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन इसमें आएगा log x, log y एंड सो ऑन, ऐसा log लगेगा आपको, बस दिखेगा अभी आपको, बस देख लो ये log होता है, आगे आके समझेगा क्या है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कोई नंबर होगा, उसके पावर में कोई वेरिएबल होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, y रेस टू 10 हो गया, एक्सेट्रा। कोई वेरिएबल उसके पावर में क्या है? कोई नंबर है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। और इसमें जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई नंबर है, उसके पावर में वेरिएबल है, जैसे 5 रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? a रेस टू एक्स, a कोई नंबर है, उसके पावर में वेरिएबल, नंबर लिख देता हूँ, जैसे 10 रेस टू y एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 4 फंक्शन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से बताओ? सबसे पहला कौन सा है? अलजेब्राइक फंक्शन। क्या होता है अलजेब्राइक फंक्शन? वेरिएबल रेस टू नंबर, नीचे वेरिएबल, पावर में कोई नंबर। दूसरा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक्सेट्रा। तीसरा कौन सा है? लोगैरिथमिक फंक्शन, क्या है वो? log x, log y एक्सेट्रा। चौथा कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या है? नंबर के पावर में वेरिएबल। बात समझ आई? ठीक है ना। ये लिखो अपनी किताब में पहले फटाफट से। चलो भाई ये भी हो गया अपना। इसके बाद अब ये डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन जो आपको अभी बताया मैंने, तो अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो अलजेब्राइक फंक्शन क्या बताया आपको मैंने? बताओ क्या होता है? वेरिएबल के पावर में नंबर, कोई वेरिएबल होगा, आपके लिए आप कैसे याद रखते हो? कोई अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट के पावर में कोई अगर नंबर है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? याद रखो, तरीका याद रखो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1।
क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। इसको याद रखने का ट्रिक है ऊपर का नीचे ऊपर से कम। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेरिवेटिव आपको निकालना है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल x रेस टू 5 का। बताओ क्या बोला मैंने, क्या करना है, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, तो क्या होगा 5x रेस टू 4। समझे, खत्म, क्लियर हो गया, एकदम इजी। अगर मैं बोलता हूँ आपको डेरिवेटिव निकालना है x रेस टू 100 का, बताओ क्या होगा, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, तो कितना होगा 100 x रेस टू 99। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बोलो, उसका जनरल फॉर्म क्या है, x रेस टू n। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। बात समझिए, यानी nx रेस टू n माइनस 1। ठीक है ना, चलो भाई आइए सवाल करते हैं। देखिए क्या सवाल है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिनोमिनेटर में dx आएगा, ये मतलब है। तो फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में इसको y मान लो, y इक्वल्स टू क्या, x रेस टू 4 मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको लिख देता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन में सब समझा देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, dy बाई dx लिखेंगे। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p करते तो क्या लिखते, dy बाई dp लिखते। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z करते तो क्या लिखते, dy बाई dz लिखते। समझे, ऐसा जो विद रिस्पेक्ट टू होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। अब d बाई dx को वैसे ही रखो, d बाई dx को वैसे ही रखो। ये जो y है ना, y क्या है मेरे पास बताओ, x रेस टू 4। अरे क्या ये अलजेब्राइक फंक्शन है, बिल्कुल है। कैसे समझ आया, वेरिएबल रेस टू नंबर, क्या उसका डेरिवेटिव, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, तो ये क्या बनेगा 4x³। खत्म, ये करना है, समझ आया। चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू x रेस टू माइनस 2। क्या करेंगे बताओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या आएगा, dy बाई dx। d बाई dx को साइड में रखो, y का वैल्यू क्या है, x रेस टू माइनस 2। बताओ क्या होगा, ऊपर का नीचे मतलब क्या होगा, -2 x रेस टू क्या होगा, -2 माइनस 1। कितना होगा बोलो, -2 x रेस टू क्या होगा, -3। खत्म, ये समझा, क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना। चलो भाई, तो -2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, हाँ कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर आज का सेशन यहीं तक।